कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है। कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है। खुद के लिए न सही, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जो तुम लोग इस साल एग्जाम देने वाले हो, तुम लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का 2026 का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर मैं जितना क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, सारा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तुम लोग देखो। और यदि तुम लोग अभी तक सुपर कंसेप्ट क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ। और यदि कोर्स लेना चाहते हो तुम लोग, तो कोर्स भी तुम लोगों का चलता है। मैं तुम लोगों को मोबाइल नंबर दे देता हूं, इस मोबाइल नंबर पर तुम लोग फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का कोर्स भी ले सकते हो। तुम लोग नंबर नोट कर लो, 8252970286। इस नंबर को तुम लोग नोट कर लो। और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, इसको तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर तुम भी चाहते हो कि अगला टॉपर तुम बनो, तुम्हारा नाम और फोटो पेपर में आए, तो अब टाइम बर्बाद मत करो। टॉपर बनने का हो आस तो आ जाओ सुपर कंसेप्ट क्लास। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? यहां पर पूछा गया है बाबू तुमसे कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है। तुमको मैंने पहले भी ट्रिक के माध्यम से बताया है। देखो, जोदड़ो में यहां पर क्या है? जोदड़ो में आ रहा है जोड़ो। जोदड़ो में क्या आ रहा है? जोड़ो। जोड़ो यानी कि हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है? हाथ कौन जोड़ता है पता है? तो जो दास होता है ना, जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। यानी राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया है। थोड़ा सा और कुछ जान लो। मोहनजोदड़ो, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये हमारा सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये हमारा सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, या फिर इसको हम लोग मुर्दों का टीला भी बोल सकते हैं। मुर्दों का टीला याद रहेगा। और एक बात इसमें याद रखना, ये जो मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। और अगर और एक चीज यहां पर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो अभी के टाइम में ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इतना चीज इसमें तुम लोग याद रखना। मोहनजोदड़ो के साथ साथ तुम और एक चीज पढ़ना, जो कि है हमारा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा का जो खोज है 1921 में हुआ था। और सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था। और हड़प्पा के खोज के एक साल के बाद यानी 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। अब सर ये बता दो कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो, हड़प्पा से हमारा आ रहा है हड़प। हड़प्पा से क्या आ रहा है? हड़प्पा से आ रहा है हड़प। अब एक चीज देखो, मान के चलो कि कोई एक आदमी है, उसका कोई सब कुछ हड़प ले रहा है, तो हमें क्या आएगा? दया आएगा। हम लोग बोलेंगे कि अरे यार वो गरीब आदमी है, उसका सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा तो दया करो। मतलब सब कुछ मत हड़पो, थोड़ा सा दया करो। तो दया से क्या हो जाएगा? दया से हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तुम लोग इसको राय बहादुर दयाराम साहनी भी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हड़प्पा जो है ये हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। और अभी के टाइम में हड़प्पा भी हमारा पाकिस्तान में ही स्थित है। इतना तुम याद रखना। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, लेकिन एक क्वेश्चन में हम लोगों ने इतना कुछ जान लिया। हर एक चीज को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे जिससे तुमको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा किसे माना जाता है? देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ भी पूछे
हम लोग सभी को पढ़ेंगे। देखो, पूर्वी सीमा को बोलते हैं आलमगीरपुर, याद रख लो, खोपड़िया में घुसा लो। पूर्वी सीमा को क्या बोलते हैं? आलमगीरपुर बोलते हैं। पश्चिमी सीमा को बोलते हैं सुतका गंडोर, ठीक है। उत्तरी सीमा को बोलते हैं मांडा और दक्षिणी सीमा को बोलते हैं दैमाबाद। सर इसमें कंफ्यूजन है, सर कुछ ट्रिक नहीं है आपके पास? तो भाई मेरे पास ट्रिक का भंडारा होता है, मेरे पास ट्रिक का पिटारा है, बस खोलने का देरी है। तो चलो इसको ना मैं तुमको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। देखो, दैमाबाद को याद करोगे तो दैमाबाद में दो है और दक्षिण में भी दो है, ठीक है। इसलिए दैमाबाद जब भी तुमको दिखाई दे तो दक्षिणी मार देना, यानी दक्षिणी सीमा का नाम क्या है? दैमाबाद है। क्लियर हो गया? अब आगे सुनो, जब तुम आलमगीरपुर को देखोगे ना तो आलमगीरपुर में तुम्हारा पौ है और पूर्वी में भी पौ है। तो आलमगीरपुर जब भी तुमको दिखाई दे तो तुम सिर्फ पूर्वी के ऊपर टिक कर देना, यानी पूर्वी सीमा का नाम है आलमगीरपुर। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, पश्चिमी में तुम्हारा 100 आ रहा है, 100, कोई भी 100 हो, कोई भी 100 है, 100 आ रहा है ना। और यहां पर देखो, सुतका गंडोर में भी तुम्हारा क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। तो तीनों तो तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो गया, तीनों तो ऐसे ही क्लियर हो गया। और यहां पर मांडा वाला बोल देना, उत्तरी। ऐसे हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं मंडराती, 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 तुम याद रखो, मंडराती, 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 मंडराती से आ रहा है तुम्हारा मांडा और तोरो इसी में है। देखो तोरो इसी में है, उत्तरी में ही है तोरो। तो एकदम आराम से इजीली तुम बोलोगे। देखो यहां पर सब इरेज करके मैं तुमको एकदम अच्छे से बताता हूं। देखो ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, दैमाबाद में दो है तो दक्षिण में हमारा दो आता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिणी सीमा, जो दक्षिणी सीमा होगा उसको बोलेंगे दैमाबाद। आलमगीरपुर में हमारा क्या आ रहा है? पौ आ रहा है, तो पौ से हो गया, ठीक है, पौ से हो गया। यहां पर पूर्वी, ऐसे पौ से पश्चिमी भी होता है लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 100 है यहां पर और पश्चिमी में हमारा 100 आता है। इतना याद रखो, पश्चिमी में हमारा 100 आता है। इसीलिए पूर्वी में पौ है, पश्चिमी में भी पौ है, लेकिन इसको पूर्वी को हम लोग यहाँ पे देंगे, पश्चिमी को यहाँ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 है और पश्चिमी में यहाँ पर हमारा 100 आता है। मास्टर ने हमको ये बताया है। मांडा से हो गया मंडराती, मंडराती यानी उत्तरी, उत्तरी सीमा क्या हो गया? मांडा हो गया। तो ऐसे तुम याद रखना, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। क्लियर है? चलो आगे देखो। और ट्रिक भाई यदि मजा आ रहा है ना तो सुंदर सा रेड कलर वाला दिल भेज देना और तुम्हारे दियास भैया के लिए, दियास सर के लिए 2 शब्द नीचे जरूर लिख देना। पता है इस वीडियो को मैं कितना टाइम अभी हो रहा है, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी बज रहा है रात का 1, ठीक है, रात का 1 बज रहा है। अगर तुम लोग देखोगे तो मैं दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी रात का 1 बज रहा है और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये कहाँ से मिला था बाबू? याद रखना, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? मेगास्थनीज जो था ना ये यूनान का निवासी था, याद रखोगे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है, इसको भी जान लो। तो देखो सबसे पहले ये जानो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है इंडिका। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और मेगास्थनीज कहाँ के थे भाई? तो ये यूनान के थे, इतना याद रखना। तो मेगास्थनीज को लेकर कुछ भी क्वेश्चंस आए तो ऐसे ही आएगा, तो तुम आराम से टिक कर दोगे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका की रचना किसने की है? तो बोलोगे मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? तो यूनान का ये निवासी था। क्लियर हो गया? आगे देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है और इसे हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो कौटिल्य बोलो या फिर चाणक्य बोलो, बात एक ही है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक माने होता है स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग वाला राजधानी जो था ना ये था राजगीर। और फिर राजगीर से राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये जो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है, ध्यान से सुन लो, ये जो पाटलिपुत्र जो है इसका जो स्थापना है किसने किया था बाबू? तो इसका स्थापना किया था उदयन ने। किसने किया था इसका स्थापना? उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। उदयन का और एक नाम है, याद रखना, उदयभद्र। इसको उदयभद्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया है? उदयन ने किया है, या फिर उदयभद्र, जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उदयन उदयभद्र एक ही हुआ। अब यहाँ पर और एक चीज पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो नगर है ना, इसका स्थापना जो है किन किन नदियों के संगम पर हुआ था? याद रखो, गंगा, सोन और पुनपुन। यहां पर कई बार पुनपुन को गंडक भी बोला जाता है, ठीक है। तो गंगा, सोन, पुनपुन, या फिर गंडक बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना हुआ है। पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना है उदयन या फिर उदयभद्र, जो भी बोलो चलेगा। क्लियर है। और मगध का जो स्टार्टिंग का राजधानी था ये कहाँ था? राजगीर था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी की रचना किसने किया? भाई ये अष्टाध्यायी जो है इसकी रचना किसने की है? तो आप बोलोगे सर पाणिनि ने किया है। किसने किया है? पाणिनि नाम है, ठीक है, पाणिनि ने किया है। और अष्टाध्यायी क्या एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक यानी रचना करने वाले कौन है? तो पाणिनि है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भागवत गीता किस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है? मतलब भागवत गीता जो है ना किस महाकाव्य का अंश है? तो भागवत गीता जो है ये हमारा महाभारत का अंश है, महाभारत का अंश है। और यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में जानो। जैसे अगर कभी पूछा जाए कि वेद कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद है तो इससे एक क्वेश्चन आ रहा है कि वेद कितने होते हैं। याद रखना वेद होते हैं 4, ठीक है। और जैसे पुराण है तो पुराणों की संख्या कितनी होती है भाई? तो पुराणों की संख्या होती है भाई 18, याद रखना। और महाजनपद कितने थे? महाजनपद, महाजनपदों की संख्या कितनी थी भाई? तो 16 महाजनपद थे, याद रखना। और 16 महाजनपद में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये था हमारा मगध, ये भी तुम लोग याद रखना। एक चीज से चीर फाड़ करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस निकाल दे रहे हैं। तो वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, महाजनपदों की संख्या 16, और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था ये था हमारा मगध। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के आदेश से बनाई गई सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित थी? तो ये हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। क्या हो जाएगा भाई? आजीवक, आजीवक संप्रदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो देखो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। इसके जो पहले तीर्थंकर थे इनका नाम था ऋषभदेव। और जो जैन धर्म है ना, जो जैन धर्म है, जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है पता है? जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है ऋषभदेव को। मैंने जैन धर्म के संस्थापक बोलो या फिर प्रथम तीर्थंकर बोलो, कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म का जो 23वां तीर्थंकर है यह है भगवान पार्श्वनाथ। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? तो है पार्श्वनाथ। और जैन धर्म का जो 24वां तीर्थंकर है यह है बाबू महावीर स्वामी। एकदम खोपड़िया में घुसा लो। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, 23वां तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी। ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक भी है। ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो एक बात तो जान लो कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो ये हमारे एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के किस जिला में है बाबू? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में हमारा सांची का स्तूप स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था, याद रखना। किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। फ्रांसवा बर्नियर किस देश के निवासी थे? देखो फ्रांसवा सही नाम आ रहा, फ्रांस आ रहा है तो फ्रांस के ऊपर टिक कर दो। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? ये किसने किया था? ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है भाई? तो गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन। बीजक में
किसका उपदेश संग्रहित है? देखो बीजक में जो है ना कबीर जी का उपदेश इसमें है। बीजक में किसका उपदेश है? तो कबीर जी का उपदेश है, तो कबीर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था? दो भाई ने किया है, और ये दो भाई का नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम का ये जो दो भाई था, ये दोनों ने मिलकर 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया है। और विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान राजा था कौन था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? तो याद रखना कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद और जामवंती नामक दो ग्रंथ को लिखा था। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद और जामवंती कल्याणम नामक दो ग्रंथ को लिखा था। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां के शासक वंश को गजपति कहा जाता था? तो कहां के शासक वंश को गजपति कहा जाता था? तो बोलेंगे उड़ीसा हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। उड़ीसा के जो शासक वंश है इनको गजपति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफगान शासक ने हुमायूं को पराजित कर भारत भूमि से बाहर निकाल दिया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? यहां पर मैंने सब लिख दिया है। पानीपत का जो पहला युद्ध है ये हुआ है 1526 को, दूसरा युद्ध हुआ है 1556 को, और तीसरा युद्ध हुआ है 1761 को। और पहला युद्ध जो हुआ है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इस बात को भी याद रखना। तो यहां पर पूछा गया तीसरा युद्ध कब हुआ है? तो तीसरा युद्ध हुआ है हमारा 1761 को। बस खोपड़िया में घुसा लो 1761। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, और आईन अकबरी हो गया या फिर अकबरनामा हो गया। अकबरनामा बोलो या फिर आईन अकबरी बोलो। आईन ए अकबरी बोलो, आईन अकबरी बोलो। ये दोनों के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, याद रखना। अबुल फजल ने आईन अकबरी और अकबरनामा का रचना किया है। यानी अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। इतना बात खोपड़िया में घुस गया। अब यहाँ पर और 2 बात यहाँ पर खोपड़िया में घुसाओ। अकबरनामा जो है ना ये 3 भागों में बटा हुआ है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। और तीसरा भाग को ही हम लोग बोलते हैं आईन अकबरी। और इसका जो मतलब अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, खोपड़िया में घुसाते चलो, ठीक है। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं आईन अकबरी। अकबरनामा 3 भाग में है और आईन अकबरी कुल मिलाकर 5 भाग में है। ठीक है, आईन अकबरी कितने भागों में है भाई? 5 भागों में है। आईन अकबरी कितने भागों में है? 5 भागों में है। एकदम दिल दिमाग दोनों जगह पे बैठा लो, निकलना नहीं चाहिए। इतना समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो देखो तंबाकू को शुरू किया था अकबर ने, और प्रतिबंध माने होता है बैन कर देना। ठीक है, तो प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, याद रखना। अगर शुरू पूछेगा तो अकबर, प्रतिबंध बोलेगा तो जहांगीर। तो किसने किया है भाई? जहांगीर ने। जहांगीर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह जो है ये 1855 को हुआ था, याद रखना। ठीक है, 1855-56 ये जो डेट है 1855-56 वाला, ठीक है, इसी में क्या हुआ है? संथाल विद्रोह हुआ है। और संथाल विद्रोह के जो मुख्य नेता जो है, प्रमुख नेता जो है कौन है? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, विशेष करके सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव चारों का नाम आता है। और संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ। तो 1855 है ऑप्शन में, तो 1855 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देख सकते हो। 1875 ईस्वी के दक्कन विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1875 का जो दक्कन दंगा आंदोलन जो हुआ है या फिर दक्कन विद्रोह जो हुआ है ये कहां से शुरू हुआ था? ये बाबू शुरू हुआ था पूना से। कहां से शुरू हुआ था? पूना से शुरू हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो ये 10 मई को हुआ था। 10 मई को हुआ था। 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। और इसका जो मेन जो रीजन था ना, जो गर्मा गर्म, ऐसे तो बहुत सारे कारण है, सैनिक कारण है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कारण है, लेकिन इसका जो गर्मा गर्म जो कारण है जिसके वजह से ये युद्ध हुआ था, तो ये लोग मतलब जो अंग्रेज लोग थे क्या करते थे पता है? ये लोग जो कारतूस होता था, मतलब बंदूक का जो कारतूस होता था, उसमें गाय का चर्बी या फिर सुअर का चर्बी लगा देता था, जिससे हिंदुओं का भी धर्म भ्रष्ट होता था और मुस्लिमों का भी धर्म भ्रष्ट होता था। ठीक है, ये हुआ मेन कारण। और क्या करते थे? आटा जो होता था या फिर शक्कर वगैरह जो होता था, उसमें गाय की हड्डी का और सुअर के हड्डी का जो चूरा होता था, हड्डी का चूरा उसमें मिला देता था। तो ये जान लो, ये जो क्रांति है ये 10 मई से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 से ये क्रांति शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। देखो जो चीज मैं अभी बता रहा, तात्कालिक कारण मैंने होता गर्मा गर्म, जिस वजह से हुआ था वही चर्बी वाला बात है। ठीक है, प्राणिक चर्बी वाले कारतूस की अफवाह नहीं था, रियलिटी था, तो इसी की वजह से ये क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे? देखो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, इसमें ना ही गांधी जी शामिल हुए थे और ना ही कांग्रेस शामिल हुआ था। ठीक है, याद रखना। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसमें कांग्रेस भी शामिल था और महात्मा गांधी भी शामिल था। तो अगर मान के चलो गांधी जी की जगह पर अगर कांग्रेस आ जाता, कांग्रेस भी दिया रहता, तो कोई इशू नहीं था। कांग्रेस भी रहेगा तब भी ये द्वितीय भी तुम बोलोगे, महात्मा गांधी रहेगा तब भी हम लोग द्वितीय बोलेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ये पहले, दूसरे और तीसरे यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, इस बात को खोपड़िया में घुसाओ। पहला गोलमेज सम्मेलन में ना ही महात्मा गांधी उपस्थित थे, ना ही कांग्रेस उपस्थित था, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों उसमें उपस्थित थे। इतना तुम लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया? तो ये क्या गया था? 16 अगस्त 1946 को। कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जो पिता है किनको बोला जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के जनक, संविधान के पिता, जो भी बोलोगे। अब कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष बोलो या फिर तुम इसको ऐसे संविधान का खाली अध्यक्ष भी बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। संविधान का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति। इतना चीज याद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम नहीं बोलेंगे, अस्थायी अध्यक्ष बोलो ना, काम चल जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, संविधान का पिता बोलो या फिर जनक बोलो। ठीक है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, एक समिति बनाया गया था, प्रारूप समिति, संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं, ध्यान से सुन लो, यहां से तुम्हारा काम दे देगा। देखो हमारा जो संविधान बन रहा था, तो संविधान का जो पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इतना बात तुम लोग यहां पर याद रखना। फिर स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ये भी याद रखना। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो यहां तक का कहानी तुमको शायद समझ में आ गया है।
अब आगे देखो, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ये तो बताइए दिए ना रे, ये अलग है क्या? हाँ ये तो अलग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये तो अभी बता ही दिए, उसमें बता दिए। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर है? अब आगे बढ़ो, आगे देखो, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बात करते हैं। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तुम्हारा एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूं, इसका आंसर तुम लोगों ने अभी दे दिया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, ये तुमने अभी बता दिया। तो ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है, तुम देख सकते हो। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? पीर और मुरीद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिख रहा है ना? हाँ, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। 1857 के जो क्रांति है इसके प्रमुख केंद्र क्या क्या है? गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ है, इसके बारे में तुमको बताना है। फिर आगे देख लो, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई ये भी तुमको अभी बता दिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देख लो, एक मिनट, ये तो बता दिए, अब ये वाला है, चलो कोई नहीं। अगला जो है तुम्हारे पास, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिख रहा है? ठीक है, अगला है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें, कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। फिर है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आगे देखो, अगला है कि विजयनगर में स्थित महानवमी डिब्बा पर टिप्पणी लिखें, या फिर 17वीं सदी में कौन कौन सी फसलें, फल एवं सब्जियां विदेशों से भारत आई। फिर क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, ये है। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे, या फिर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के क्या कार्य थे, ये सब क्वेश्चंस आएगा। फिर यहां पर तुम देखो, अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध, तो ये क्यों था सबसे शक्तिशाली, ये तुमको बताना है। फिर महाभारत कालीन समाज में प्रचलित विवाह के प्रकारों का वर्णन करें, तो भी विवाह 8 प्रकार के हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिज है, एक कोर्ट मैरिज है, सर एक लेके भाग गए ये वाला मैरिज है। तो भाई ये सब मैरिज के बारे में, ये सब विवाह के बारे में नहीं बताना है। 8 प्रकार के विवाह है जो तुमको हम आगे पढ़ाएंगे। और तुमको तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तुम और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो सुपर कंसेप्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे जुड़ जाओ, जहाँ से तुम्हारा और बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा। वहाँ पे क्लासेस चल रहा है, सारा तुमको सब्जेक्टिव का नोट्स भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा। तो भाई लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी करो। अगर टॉपर बनना है तो तुमको जल्दी करना पड़ेगा। ये हो गया। अब आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो भक्ति आंदोलन का जो भी विशेषता है ये तुमको लिखना है। यहाँ पे संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम लिखे कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, इसका क्या कारण है और इसका क्या परिणाम है। ठीक है, फिर आगे देख लो, आगे है हमारे पास कि असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव बताइए। असहयोग आंदोलन का क्या कारण है, क्या प्रभाव है, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि एकदम ओरिजिनल है जो तुमको करने हैं। ठीक है, अभी समय कितना हो रहा है पता है? 1 तो नहीं हो रहा है, उस समय मैंने इसे अंदाजी बोला था। समय में दिखाता हूं, एकदम लाइव दिखाता हूं, देखो एकदम लाइव देखो। ठीक है, एकदम लाइव दिखा रहे हैं, गूगल में सर्च करके देखो लाइव टाइम। कितना समय हो रहा है तुम देख लो अभी। और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई मतलब एडिटिंग नहीं है भाई, एकदम रियल है। ठीक है, 12:40 में मतलब लगभग 1 बजे के आसपास। तो मुझे लगा था कि 1 बज चुका है, तो 1 नहीं बजा है, बट 1 बजे के आसपास ये वाला वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई मेरे तुम लोग क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से देखो, जितना क्वेश्चंस मैंने कराया है सबको अच्छे से करो, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, सपोर्ट बनाए रखना। व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। और यदि तुमको हमारा कोर्स बाय करना है, लेना है,
तो नंबर तुमको दिख रहा है, इस पर तुम फ़ोन मैसेज कर सकते हो। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू, जय हिंद।